हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बैलेंस शीट एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या बिग एंटरप्राइजेस की जब बैलेंस शीट उठाकर देखो तो वहां पर बहुत सारी लाइन आइटम्स होती हैं। बट कौन सी लाइन आइटम्स में आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को जानना चाहते हैं। अगर कि उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट या सीएफओ सीनियर अकाउंटेंट्स जब भी उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो वो किन किन लाइन आइटम्स को चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं, मींस कैसे एनालिसिस करते हैं। वैसे तो बैलेंस शीट में बहुत सारी फिगर्स होती हैं, बट अगर आपको देखना है कि एट प्रेजेंट कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है तो उसमें आप कौन कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस करोगे वो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। आज सिर्फ मैं आपको बैलेंस शीट के जितने भी लाइन आइटम्स हैं उनका एनालिसिस बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी कि डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू भी हम कैसे किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ या उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट, बैलेंस शीट एनालिसिस। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जो है फिगर्स ली हैं। यहाँ पर P&L है एंड बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट आपने मेरे साथ CFM में काफ़ी बार बनाई होगी जब हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग भी की थी। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपने सब कुछ सीखा कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल कैसा होता है, अगर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमने डेज पेबल आउटस्टैंडिंग निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे, या डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। ये सारा कुछ, ये सारी रेशियोज हमने कर रखी हैं। बट स्टिल यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करूँगी क्योंकि इन सभी रेशियोज का यहाँ पर एनालिसिस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब कुछ हमने बना रखा है। अब आपके सामने, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपके सामने एक बैलेंस शीट आई है। तो आपने उस बैलेंस शीट से क्या एनालिसिस, क्या इंटरप्रिटेशन निकालनी है, वो कैसे करना है, वो सीखने वाले हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट होती है, जो CFO होते हैं, जब भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं वो ऑलवेज रिस्क बेस्ड अप्रोच लेते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच मीन्स इस कंपनी में जो है, अगर हम उस कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करें तो कितना रिस्क है इस कंपनी में, तो उसको कैसे किया जाता है वो करने वाले हैं। आपके सामने एक बैलेंस शीट है। आपको ये तो पता होगा कि बैलेंस शीट में एक एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, बोथ आर इक्वल टू। अगर मेरे एसेट्स इस कंपनी में आपके 5.5 मिलियन हैं तो हमारी जो लाइबिलिटीज होंगी वो भी 5.5 मिलियन होगी। अब जब हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। करंट एसेट्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं। व्हाट इज द करंट एसेट, बताइए। करंट एसेट जो कि हम ये जानते हैं कि आने वाले 12 मंथ्स में जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो हमारे करंट एसेट्स में होते हैं। जैसे कैश इन हैंड, ये तो लिक्विड हो गया, राइट। अकाउंट्स रिसीवेबल में जो भी फिगर है, जैसे 2 मिलियन फिगर्स है यहाँ पर, इट मीन्स के आने वाले 12 मंथ्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। ऐसे ही जो हमारी इन्वेंटरी है। अब जब हम एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो कैश हमारे पास जो है वो पड़ा है 1 मिलियन, राइट। फिर क्या देखा जाता है कि भाई हमारे पास करंट एसेट्स अगर टोटल करें तो दैट इज 3.5 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। अगर आपको मिलियंस नहीं पता चल रहा, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 35 लाख है। इट मीन्स मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, 3.5 मिलियन, राइट। ये मेरे करंट एसेट्स हैं। ऐसे ही अगर आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को देखेंगे तो करंट लाइबिलिटीज में अकाउंट्स पेबल है 1.5 मिलियन, राइट। आपके अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अगर हम अक्रूड एक्सपेंसेस को देखें तो यहाँ पर अक्रूड एक्सपेंसेस हमारे अराउंड जो है 150,000 तक आ रहे हैं, और यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू है 250,000 तक आ रही है। अब अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अक्रू हो चुके हैं, अक्रूअल बेस्ड प्रिंसिपल चलता है ना अकाउंटिंग में, अक्रूड हो गए हैं बट हमें इनवॉइसेस रिसीव नहीं होगी, तब भी हम उसको अपनी लाइबिलिटीज तो काउंट करेंगे क्योंकि अक्रूड हो चुके हैं। डेफर्ड रेवेन्यू
डेफर्ड रेवेन्यू ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमें एडवांस में पेमेंट कर रखी है, बट जो हमारी ऑब्लिगेशन थी वो अभी हमने डिस्चार्ज नहीं की, मतलब जो हमने उसको प्रोडक्ट देना है उस कस्टमर को, या उस कस्टमर को जो सर्विसेज देनी है वो अभी हमने प्रोवाइड नहीं की, लेकिन हमने पेमेंट ली है। इट मीन्स अभी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो उसको भी हम किस में दिखाते हैं, लायबिलिटीज में। अब इनको एनालाइज कैसे करना है, सबसे पहले आप देखोगे कि जो भी मैनेजमेंट है वो देखेगी कि इस कंपनी पर जो है अकाउंट्स पेबल मींस 1.5 मिलियन इसको विद इन 12 मंथ्स पे करना है। क्या इतना कैश इसके पास है? उसके लिए करंट एसेट्स को देखा जाएगा। तो हम ऐसे ही ऊपर जाते हैं, तो कैश हमारे पास कितना है, 1 मिलियन, बट हमारी जो कह लो लाइबिलिटीज है जो हमें बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में पे ऑफ करनी है वो तो 1.5 मिलियन है। तो हम ये देखेंगे कि अराउंड 2 मिलियन तो अकाउंट रिसीवेबल भी हैं, बट क्या श्योरिटी है कि अकाउंट रिसीवेबल जब हमारी लाइबिलिटी ड्यू होगी हमें हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स मींस डेटर से वो पैसा आ जाएगा? उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले अगर 1.5 मिलियन की एक लाइबिलिटी है, इसको पे ऑफ कैसे करना है, सबसे पहले क्या देखा जाता है कि हमारे पास कैश कितना है, वो तो आपने देख लिया कितना है, 1 मिलियन। और फिर देखा जाता है कि ये तो एज ऑन दिस डेट है ना, बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट होती है कि इस डेट पे मेरे पास कैश इतना है, बट इन फ्यूचर कैश जनरेट भी तो होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना कैश जनरेट कर रही है, ठीक है, तो इसमें कैश जनरेट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, उसके लिए क्या चेक किया जाता है, उसके लिए आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इनकम स्टेटमेंट को चेक करते हो तो ध्यान से देखना है, अगर ये सारा इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ से चेक करें तो हमें एवरी जो इनकम हो रही है, जो कैश जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 60,000 हो रहा है। मीन्स इस ईयर हमें 60,000 जो है वो कैश जनरेट हुआ, बट यहाँ पर कुछ नॉन कैश आइटम भी हैं। कौन सी? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो 60,000 में आप डेप्रिसिएशन, अब अबीटा क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, अबीटा का मतलब क्या होता है, राइट, क्यों यूज होता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेरा नेट इनकम कितना है, 60,000, मेरा डेप्रिसिएशन कितना है, 30,000। तो मीन्स यहाँ से ये कैश कितना जनरेट कर रहा है आने वाले 12 मंथ्स में, तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि 90,000 तो यहाँ से भी कैश जनरेट हो जाएगा, राइट, इतना कैश तो मुझे आएगा। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल में भी हो सकता है कि वो डेटर्स जो हैं वो डेटर्स की फॉर्म में चला जाए, इन कैश ना आए। तो आपको फिर क्या देखना पड़ता है, सेकेंड थिंग क्या देखनी पड़ती है, थोड़ा ध्यान से सुनो, यही तो एनालिसिस होता है। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मेरे पास कैश कितना है, वो मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास कैश जो है वो 1 मिलियन है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैपेबिलिटी है कि वो आने वाले टाइम में कितना कैश जनरेट करेगी। तो अगर हमने देखा तो हमने जितनी नॉन कैश आइटम्स है वो आप ऐड कर दो, बिकॉज वो उसका आउटफ्लो थोड़ी होना है। तो हमने उसके थ्रू देखा तो वो 90,000 था, थोड़ा इतना ही था, आई थिंक 90,000 अराउंड, और यहाँ पर हमारा था 1 मिलियन, ठीक है, तो हमारे पास 1.9 मिलियन तो आ जाएगा। बट ये 90 हमारा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इससे हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो हमारा डेटर का टर्नओवर रेशो है वो कितना होता है, वो कितना है यहाँ पर। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे निकाला जाता है, क्लासेस में किया होगा, सीएफएम की क्लासेस में, ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया तो मैं उनको बता देती हूँ। डेटर टर्नओवर रेशो क्या होता है कि जितने भी आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, तो देखिए इन रेशोज को, यहाँ पर जो है आपको टर्नओवर रेशो, जहाँ इसको हम डीएसओ भी कहते हैं, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, मींस कितना टाइम लगता है हमारी सेल्स को जो है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, तो कितनी डेज तक वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं। जितनी डेज, अगर आप अपने जो भी ट्रेड रिसीवेबल हैं जो कि आपकी बैलेंस शीट में दिया होगा, और किस रेवेन्यू से आपने डिवाइड करना है या सेल से डिवाइड करना, जितनी आपकी क्रेडिट सेल्स है, ऑब्वियसली उसी को ही तो देखेंगे कि वो क्रेडिट सेल जो है कितने डेज के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज आप कर देते हो। तो अगर ये रेशो या ये जो डेज आपके पास निकल के आते हैं ये 30 to 45 हैं, तो दोबारा से आते हैं हम इसी पर ही, जब हम जो है अपना डेटर या डे सेल्स आउटस्टैंडिंग देखते हैं कि ये कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग रहता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल।
अगर ये 30 to 45 है, ये एक आइडियल डेज होते हैं कि इतने दिन तक क्रेडिट पर रहते हैं, उसके बाद हमें जो है वो सेल्स जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि आप जो है अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, आपके पास इतना कैश जो है वो अवेलेबल होगा जब आपकी जो है पेबल्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे। तो यहाँ पर हम जो है निकालेंगे कौन सी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग की रेशो। उसके लिए हम अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड कर देंगे जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स होगी उसके साथ और मल्टीप्लाई बाय 360, जिससे कि हमें डेज पता चल जाएंगे कि कितनी डेज तक जो है वो क्रेडिट पर हमारे अकाउंट रिसीवेबल रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप टैली में भी जो अपना डे एजिंग टेबल निकाल सकते हो कि कितने दिन के बाद आपका कस्टमर आपको पैसे देता है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने दिन के बाद तो ये कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाता है कि कैश कितना है हमारे पास, फिर देखा जाता है कि कितना कैश जो है वो जनरेट करने की कैपेबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इनकम स्टेटमेंट से देखा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है कितने दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके साथ अकाउंट रिसीवेबल के साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि जो ये अकाउंट पेबल है कितने दिन के बाद हमें इनको पे ऑफ करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम रेशो निकालते हैं। कौन सी रेशो निकालते हैं? उसके लिए ये रेशो होती है हमारी डीपीओ, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग, ये कितने दिन तक आउटस्टैंडिंग रहते हैं। ये जितना ज़्यादा, अगर डीपीओ आपका 60 डेज आया, निकालना कैसे है? जो भी आपके ट्रेड पेबल्स होंगे उसको आप परचेजेस जो भी आपकी होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके साथ डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 360 कर दो, राइट। तो आपके पास डेज आ जाएंगे कि कितने दिन के बाद आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी होती है। तो अगर आपका जो ये डीएसओ है ये कम है और ये ज़्यादा है तो फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को बाद में पैसा देना है, पहले पैसा आपको अकाउंट रिसीवेबल से आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो कहीं ना कहीं आप लिक्विडिटी से जो है वो एक तरह से लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बोला, जब आप एनालिसिस करते हो तो रिस्क बेस्ड अप्रोच रखनी है। तो आपने देखना है कितना रिस्क है इसमें, क्या जिस टाइम हमारी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग हो रही है उस टाइम उतना कैश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल इन दोनों की स्टडी करते हैं, इन दोनों का एनालिसिस करते हैं। देन आगे आते हैं। इसको देखने के बाद ये रेशियोज बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कैश हो गया। अकाउंट रिसीवेबल में हमें ये देखना पड़ता है, इसका एजिंग टेबल एक तो देखेंगे कि कितने दिन के बाद डेटर्स हमें पैसा देते हैं। अगर आपको लगता है आपके डेटर्स बहुत टाइम लगाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के लिए जैसे आप इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं, आपने टैली वगैरह में भी अगर मेंटेन किया है तो एक्सपायरी डेट डालते हो। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो अकाउंटेंट है, सीएफओ है, वो ये देखते हैं कि जो भी इन्वेंटरी की अमाउंट यहाँ पर दिख रही है उसमें कितनी इन्वेंटरी ऑब्सोलीट है, राइट। ऑब्सोलीट है या नियर टू एक्सपायरी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री नियर टू एक्सपायरी और ऑब्सोलीट है, इट मीन्स कि वो सेल नहीं हो सकती। वैसे ही यहाँ पर दिखा रखा है करंट एसेट्स इतने हैं, मीन्स करंट एसेट एक्चुअल में कितने हैं उसके लिए आपको इनका स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल आपने यहाँ पर 2 मिलियंस दिखाए हैं और पता चलता है कि 190 डेज हो गए अभी तक आपको पैसा आया ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आप जो है आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास भी लिक्विडिटी कम होती जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हो। और अकाउंट्स पेबल के लिए आप कैपेबल हो पे ऑफ करने के लिए, ऑब्वियसली इसका लिंक ऊपर से होगा कि आपके पास आने वाले टाइम में कितना कैश आ सकता है। देन नेक्स्ट आइटम आता है इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि जो भी यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रही है ये अमाउंट क्या जितना प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। यहाँ पर कोई ऐसा प्लांट या मशीनरी तो नहीं है जिसको रिटर्न ऑफ करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली वो आपके P&L को जाकर हिट करेगा। तो ये सारा आपको जो भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के जो भी शेड्यूल है वो सारे चेक करने पड़ते हैं, कब लिया है, कब रिप्लेसमेंट होगी, कौन सी रिटर्न ऑफ होती है, तो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर क्या है इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो दिस इज आवर टोटल एसेट्स। उसके बाद अकाउंट पेबल्स को चेक करने के लिए हम DPO का यूज़ करते हैं, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग कितने हैं। अगर हमारे लिए आइडियल रेशियो जो है वो डेज
सेल्स आउटस्टैंडिंग की 30 to 45 होती है, तो ये उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सप्लायर्स जो हैं आपके कह लो कि आपके साथ डील करने में थोड़ा हेजिटेट करेंगे। तो 60 डेज़ है तो ये कह लो कि ये भी आइडियल होता है। जितना कम होगा उतना आप पर जो है कैश का बर्डन ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट जो अक्रूड एक्सपेंसेस, जिसका मैंने आपको बताया कि अक्रू हो चुके हैं एक्सपेंसेस बट इनवॉइसेस नहीं है, इसका शेड्यूल चेक करना पड़ेगा कि कितने एक्सपेंसेस हैं जो इनवॉइसेस आपकी नहीं आई है, क्यों नहीं आई, कितने दिन तक ये अक्रूड रहे हैं, तो ये सारा चेक करना पड़ेगा। फिर आता है डेफर्ड रेवेन्यू। तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि जो भी आपने अमाउंट ली है कस्टमर से वो कब ली है, और जो उसको आपने सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है क्या कंपनी कैपेबल है उसको देने के लिए, या इसको रिफंड तो नहीं करना पड़ेगा, तो इसको भी चेक करना पड़ता है। आफ्टर दैट आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके कुछ लोन्स वगैरह हो सकते हैं, राइट, और वो सारे लोन्स जो भी आपकी अदर लाइबिलिटीज हैं वो कब ड्यू हो रही हैं, वो आपके सिक्योर्ड लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, वो चेक करना है। अगर वो ड्यू हो रहे हैं कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो ड्यू हो रहे हैं, क्या कंपनी उसको पे ऑफ कर सकती है, नहीं कर सकती, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका टोटल बन जाता है, टोटल लायबिलिटी लॉन्ग टर्म और करंट लायबिलिटी से। तो जो भी आपका एसेट में से ये आपकी लायबिलिटीज अगर माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बच जाता है वो आपके शेयर होल्डर इक्विटी में जाता है, जो कि यहाँ पर इस केस में आपको 1.6 मिलियन दिखाई देता है। तो ये तो हो गया कि आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को कैसे देखना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू हम इसको फर्दर एनालाइज भी करते हैं। तो वो पार्ट हम अभी वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।